अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज रूल्स में आपका अपना होस्ट कुमैल शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप के टूल बार के बारे में और गुफ्तगू होगी टूल से जुड़ी तमाम टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, तो मैं उनको हमेशा यही जवाब देता हूं कि टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल तब करना पड़ता है जब कोई भी काम, वो आप दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर देखें, आप सिर्फ एडोब फोटोशॉप नहीं बल्कि दुनिया के तमाम सॉफ्टवेयर्स में टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है और इससे हट करके रियल लाइफ में भी हम टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब काम हमारे बस में नहीं हो या हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो या हम उस फील्ड से रिलेटेड नहीं हो और फिर भी हमें वो करना पड़े, तो हम सिर्फ और सिर्फ टूल्स एंड टेक्निक्स की मदद से कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि जैसे कि एक मोटर है और उसमें एक नट है जो कि बड़ा टाइट बंद हुआ पड़ा है, तो अगर हमें उसको नट को खोलना है तो हमें क्या एक पहलवान होना पड़ेगा या हमें एक रेसलर को बुलाना पड़ेगा या हमें बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत है? नहीं दोस्तों, हमें टेक्निक की जरूरत है और उस टेक्निक से जुड़े टूल की जरूरत है। तो अगर हमारे पास एक पाना होगा तो मुझ जैसा कमजोर इंसान, आप लोग भी आराम से वो नट खोल सकते हैं। सेम फोटोशॉप भी आर्ट का सॉफ्टवेयर है, आर्ट करने का सॉफ्टवेयर है। तो क्या हमें एडोब फोटोशॉप में को इस्तेमाल करने के लिए किसी आर्टिस्ट की जरूरत है या हमें आर्ट सीखने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडोब फोटोशॉप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हम काम करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स के जरिए। तो दोस्तों, टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे हम उस फील्ड से रिलेटेड नहीं हो, जैसे कि हम आर्टिस्ट नहीं है और हमें एडोब फोटोशॉप में आर्ट का काम करना है, तो कोई भी ये काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं और एडोब फोटोशॉप के तमाम टूल्स और उससे जुड़ी टेक्निक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास एडोब फोटोशॉप CC 2020। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एडोब फोटोशॉप CC 2020 के न्यू फीचर्स क्या हैं और लेटेस्ट वर्जन आप इसको अपडेट किस तरह कर सकते हो। उम्मीद है आप सब लोगों ने अपडेट कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों एडोब फोटोशॉप के लेफ्ट साइड पे जो टूल बॉक्स होता है उसको हम लोग एक क्विक गो थ्रू करेंगे और टूल्स के साथ कुछ टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान अल्फाजों में और मुख्तसर वक्त में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप CC 2020 का एक न्यू इंटरफेस है जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे हैं उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा ईजी हो गया है। अभी मेरे पास, क्योंकि मैंने इतना काम नहीं किया इसलिए मेरे पास ये ब्लैंक आ रहा है। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एडोब फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम फाइल में जाते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं। तो हम न्यू को क्लिक करेंगे और हमारे पास फौरन से एक विंडो ओपन होगी। और इस विंडो का दोस्तों बेसिक मकसद क्या होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो दोस्त एडोब फोटोशॉप में न्यू हैं, जो न्यू बच्चे हैं, नए बच्चे हैं जो ग्राफिक्स की तरफ अभी आए हैं, उनके लिए मैं ये डिटेल्स बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जो लोग पहले एडोब फोटोशॉप के वर्जन्स के ऊपर काम करते हैं उनको पता है ये बात। तो दोस्तों, एडोब फोटोशॉप में ये विंडो हमारे पास इसलिए आती है, इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का पर्पस पूछा जा रहा है जिसमें नाम है। आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं तो आप इसको पोस्टर, मैंने नाम दे दिया अपने प्रोजेक्ट को। और मेरे पास कुछ प्रीसेट्स हैं जैसे कि पेपर ग्राफिक्स है, फोटोग्राफिक्स है, वेब ग्राफिक्स है, मोबाइल एप्लीकेशंस, फिल्म और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और कस्टम का मतलब है कि आप कोई अपना डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप अपना कोई साइज़ देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई डिज़ाइन वर्क करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो पूछी जाती है वो साइज़ पूछा जाता है। तो इस विंडो में भी बेसिकली आपसे एडोब फोटोशॉप पूछ रहा है कि आप साइज़ क्या देना चाहेंगे। तो हम कस्टम में जाते हैं और हमारे पास आप देख सकते हैं कि साइज को इवैल्यूएट करने के लिए 2D ग्राफिक्स में विड्थ और हाइट होती है और साथ ही हमारे पास यूनिट्स हैं कुछ। आप देख सकते हैं पिक्सल्स में काम कर सकते हैं, हम इंचेस में काम कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में काम कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी डिज़ाइन वर्क में आप साइज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कि आप साइज नहीं बताएंगे आपका काम हो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिज़ाइन कर लें और उसके बाद आप कोई साइज दें। आपका कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर इसके ऊपर बिलीव नहीं करता है। आप एक टेलर के पास भी अगर जाते हैं, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि
आप टेलर के पास जाते हैं और आप कपड़े सिलवाना चाहते हैं, तो वो कभी भी नहीं सिएगा जब तक कि आप उसको साइज नहीं बताएं। अगर आप उसको बोलते हैं कि यार सी दो, साइज बाद में लेना, टेलर पहला काम जो डिजाइन, वो भी एक डिजाइनर है, ऐसी बात है, दुनिया का हर डिजाइनर, भले वो एक केक बेकरी में एक केक डिजाइनर हो, वो आपसे पहले पूछेगा भाई केक का साइज बताइए, ऐसे मैं नहीं बना सकता। तो आप बताएंगे भाई 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है। इसी तरह टेलर के पास आप जाएंगे तो आप सबसे पहले उसको साइज बताएंगे, आप उसको कितने ही पैसे दे दें और बोले भाई सी दो, साइज बाद में दूंगा, वो कभी भी नहीं सिएगा। सेम सिचुएशन ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ भी होती है कि जब तक कि आप उसको बताएंगे नहीं कि भाई आप एक विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हो, आप एक पोस्टर बनाना चाह रहे हो, आप एक फिल्म के ग्राफिक्स करना चाहते हो, आप एक बटन बनाना चाहते हो, तो ये बेसिकली सारे एक साइज, इन सबके पर्टिकुलर कुछ साइजेस होंगे। तो क्लाइंट हो या आपके दिमाग में सबसे बुनियादी चीज, पहली चीज जो आएगी दैट इज साइज। तो हम एक साइज रैंडमली, क्योंकि अभी हम ग्राफिक्स का कोई बेसिकली काम नहीं कर रहे हैं, तो हम रैंडम साइज ले रहे हैं। जैसे कि मैंने 1400 पिक्सल विड्थ में ले लिए हैं, 900 पिक्सल हाइट में ले लिए हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज समझने की ये है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, ये हम इनमें फर्क क्या है बेसिकली, इंचेस, सेंटीमीटर, इनको तो ये चीजें तो हमें पता ही है, ह्यूमन स्केल से हम लोग पढ़ते हुए आए। ये पिक्सल्स आपके लिए नया होगा। तो दोस्तों पिक्सल जो है वो किसी भी इमेज को कंप्यूटर में इवेल्युएट करने के लिए हम लोग पिक्सल्स यूज़ करते हैं। और जब बाहर की दुनिया में हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, फीट्स में हम लोग मेजर करते हैं। तो बुनियादी डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये आप देख लें कि हम लोग ग्राफिक्स में हमारे पास एडोब फोटोशॉप में इंचेस भी दिए गए हैं और पिक्सल्स भी दिए गए हैं। भाई दोनों क्यों दिए गए हैं? दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है। वो क्या है कि जब हम ऐसी ग्राफिक्स करना चाहेंगे जो कंप्यूटर में रहेगी, जिसका ताल्लुक बाहर की दुनिया से नहीं होगा, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट की ग्राफिक्स आप करना चाहेंगे, वीडियो की ग्राफिक्स करना चाहेंगे, आप मोबाइल ऐप कोई बनाना चाहते हैं उसकी ग्राफिक्स करना चाहेंगे, कोई सॉफ्टवेयर है उसकी ग्राफिक्स करना चाहेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें, वेबसाइट, एप्लीकेशन, वीडियो, सॉफ्टवेयर, ये हमेशा कंप्यूटर में रहते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ये कंप्यूटर से बाहर आ रहे हो। तो हमेशा वो ग्राफिक्स जो कंप्यूटर में रहनी है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पिक्सल्स यूज़ करेंगे। और इसी तरह वो ग्राफिक्स जो आपके आउटर वर्ल्ड में आनी है, जैसे कि विजिटिंग कार्ड है, प्रिंटिंग ग्राफिक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पैनाफ्लेक्सेस हैं, तो वो ग्राफिक्स जो बाहर प्रिंटेबल होनी है, बाहर की दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में आनी है, आउट ऑफ द कंप्यूटर आनी है, वो आप ह्यूमन स्केल्स में लेंगे, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, फीट्स में लेंगे। और वो ग्राफिक्स जो कंप्यूटर में रहनी है उसको आप हमेशा पिक्सल्स में लेंगे। एक तो ये बात होगी, हम पिक्सल्स में ले रहे हैं क्योंकि अभी हम ग्राफिक्स कोई प्रिंटेबल नहीं करना चाह रहे हैं। हम 1400 पिक्सल्स मैंने ले लिए विड्थ में और 900 पिक्सल्स मैंने ले लिए हाइट में। दोस्तों रेजोल्यूशन क्या होती है? अक्सर दोस्तों को इसमें सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है, बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है ये। रेजोल्यूशन दोस्तों, जब भी हम किसी ग्राफिक्स को उतना ही देखना चाहते हैं कि जितना वो नजर, जैसे ओके का बटन आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं इसको इतना डिजाइन करना चाहता हूं कि बस ये इतना ही मुझे नजर आए, इससे ज्यादा जूम नहीं हो, तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन हमारे पास एडोब फोटोशॉप में 72 होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसकी मैं क्वालिटी बहुत ही हाई कर दूं, इट मीन्स कि मैं इसको इस ओके के बटन को ऐसे डिजाइन करूं कि मैं इसको एक बड़े से बड़े पैनाफ्लेक्स पे भी लगा सकूं और छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर में, मोबाइल एप्लीकेशन में भी लगा सकूं, तो फिर मुझे इसके रेजोल्यूशन डिपेंड करना पड़ता है कि इसका हाईएस्ट साइज क्या है। 300 रेजोल्यूशन पे भी लेके जा सकते हैं, 700 रेजोल्यूशन के ऊपर भी जा सकते हैं, ये सब हाई रेजोल्यूशन फॉर्मेट्स हैं। और लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कोई ग्राफिक्स में बना रहा हूं, कोई बटन का साइज में बना रहा हूं और वो उतना ही, देखिए उसको जूम करके नहीं देखना है मुझे, जैसे कि ओके का बटन या ये विंडो जो खुली हुई है, ये जो सॉफ्टवेयर की ग्राफिक्स है, इसको कभी भी आप जूम करके नहीं देखते हैं। देखें एक्स नजर आ रहा है आपको क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, ओके कैंसिल का बटन, ये सब ग्राफिक्स है। ये फोटोशॉप का लोगो जो है ये ग्राफिक्स है, ये सारी चीजें ग्राफिक्स ही हैं। तो ये कभी भी जूम करके आप नहीं देखते हैं, सॉफ्टवेयर में उतनी ही रहती हैं जितनी आपके सामने अभी नजर आ रही हैं। तो आप हमेशा ऐसी ग्राफिक्स करने के लिए 72 रेजोल्यूशन लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि ये बड़ा लाइट वेट होता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स जल्दी ओपन हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स करना चाहते हो गेम्स के लिए, वीडियोस के लिए और पैनाफ्लेक्सेस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, तो फिर आप रेजोल्यूशन को 200, 300 डिपेंड करता है कि आप साइज कितना लेके जाना चाहते हो। दोस्तों कलर मोड है हमारे पास, ऑब्वियसली बिटमैप है, ग्रे स्केल है, RGB है, CMY के है, लैप कलर है, 4 कलर, 3 कलर। आप अभी के लिए ये समझें 4 कलर, 3 कलर, और ये हमारे पास मोनोक्रोम है जो कि ब्लैक
एंड वाइट में आपको करता है। इसके ऊपर हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे के एडवांस ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम नेम देते हैं, प्रीसेट हम चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे बने बनाए साइजेस हैं उनको हम चूज़ कर सकते हैं, हम कस्टम साइज़ दे सकते हैं जैसे कि अभी हमने दिया है कस्टम साइज़। और बैकग्राउंड कंटेंट्स में हमारे पास हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, वाइट बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, और बैकग्राउंड यहाँ से कलर हम चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर सकते हैं। हम अभी वाइट ही रख रहे हैं, हम चाहें तो रेड भी दे सकते हैं, हम चाहे तो ब्लैक भी दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ वाइट बैकग्राउंड के साथ है, और इसी तरह मैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी लेकर आ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेसिक के लिए ज़रूरी हैं। आगे एडवांस में हम ब्रिड्स के ऊपर भी बात करेंगे। मैं इसको वापस कर देता हूँ वाइट बैकग्राउंड पे, और मैं अपना प्रोजेक्ट 1400 पिक्सल विड्थ, 900 पिक्सल हाइट और 72 रेजोल्यूशन के साथ ओके कर रहा हूं। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट खुलेगा, एक डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसकी विड्थ कितनी है 1400 पिक्सल है और हाइट कितनी है 900 पिक्सल्स है। तो अब हम इसके ऊपर काम करते हैं। दोस्तों आज जो हमारा ट्यूटोरियल है बेसिकली वो हमारे पास ये हमारी टूल बॉक्स, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और इसको मैं वापस एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास, इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास 2 कॉलम्स में आ जाएगा, और अगर मैं इसको दोबारा डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास 1 कॉलम में आएगा। मुझे 1 कॉलम ज़्यादा बेहतर लगता है। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स 2 कॉलम पे काम करते हैं क्योंकि वो नीचे डेप्थ तक नहीं देख सकते। तो वैसे मुझे जो है वो सिंगल कॉलम ही ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, आप देख सकते हैं। मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है, ये हमारे पास सारे सिलेक्शन के टूल्स हैं। और इसमें कुछ नए टूल्स भी ऐड हमारे पास हुए हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों टूल्स यहाँ पे हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पावरफुल टेक्निक है लेयर्स की। आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेयर्स है, और लेयर में हमारे पास बैकग्राउंड दिखा रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी हमारे पास दिख रहा है। तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है। और दोस्तों अगेन याद रखिएगा, लेफ्ट साइड पे टूल्स और राइट साइड पे हमारे पास टेक्निक्स। तो और बीच में हमारे पास ये इंटरफेस है इस जिसके ऊपर हम काम करते हैं। इसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं बेसिकली। ये हमारा वर्क स्पेस है जहाँ पे हम काम करते हैं। बेसिकली सारे ही वर्क स्पेस है। ये हमारे पास मेन्यू बार है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास ऑप्शन बार है, प्रॉपर्टी बार जिसको बोलते हैं हम। मीन्स हर टूल पे आप देख रहे होंगे कि ये बार चेंज हो रही है। इट मीन्स कि हर टूल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं। मीन्स ये टूल्स ये हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस है, और हम काम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ। अगर मैं इसको देखें, जिसके आगे एरो लगा होता है तो इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। ये रेक्टेंगल है, सर्कुलर भी है। तो मैं एक सर्कल में सिलेक्शन ले रहा हूँ। ये बेसिकली कुछ पोर्शन ऑफ पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगा। मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया माउस को, तो ये मेरे पास एक सिलेक्शन आ रही है। याद रखें ये जो सिलेक्शन आ रही है ये कौन सी लेयर पे आ रही है, बैकग्राउंड पे। फोटोशॉप की जो कमाल चीज है वो लेयर से आपने समझना है इसमें, क्योंकि टूल्स के साथ मैं टेक्निक्स भी बता रहा हूं ताकि आगे के लेक्चर्स में जब क्रिएटिविटी करें तो आपको टूल्स और टेक्निक्स पहले से ही आते हों। तो हमने सेलेक्ट किया है, और सिलेक्ट किसको किया हुआ है, बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं अगर इसमें कोई कलर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी सिलेक्शन एम्प्टी है, तो मैं कलर बॉक्स ये मेरे पास है। एक फोरग्राउंड कलर है, फ्रंट कलर है, और एक बैकग्राउंड कलर है। तो मैं फोरग्राउंड कलर से रेड कलर चूज कर लेता हूं, और ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट दबा के बैक स्पेस अगर आप दबाएंगे तो ये उस सिलेक्शन में कलर फिल कर देगा। और ये सिलेक्शन अगर आपने हटानी है तो कंट्रोल डी, या आप सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट, और इसकी आप अगर शॉर्टकट की देखें तो कंट्रोल डी हमारे पास है। हम डायरेक्ट कंट्रोल डी को दबाएंगे तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखें कि हमने इसको कौन सी लेयर के ऊपर कलर दिया, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। तो हम इसको मूव करेंगे, देखिए मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये लेयर लॉक है। तो लेयर को अनलॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक, ताकि हम इसको एडिट कर सकें, मूव कर सकें। तो ये अब लेयर मूव हो रही है। देखिए ये जो कलर है, ये सिलेक्शन जो थी ये इसी लेयर में होगी। मैं चाहता हूं कि अगर ये लेयर जो है वो अलग से लेयर हो और बैकग्राउंड के ऊपर ये पिक्सल्स नहीं स्प्रे हो, पेंट हो, तो मैं वापस कंट्रोल, अगर मुझे वापस जाना है, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे कि मैं भी वापस जाना चाहता हूं, तो कंट्रोल जेड हम दबाते जाएंगे तो हमारे पास वापस होता जाएगा। और ये देखें हम वापस उसी पोजीशन पे आ गए हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो मैं चाहता हूं कि अब जो मैं सिलेक्शन करूं बेसिकली वो एक न्यू लेयर पे हो। तो न्यू लेयर मेरे पास कहां से आएगी, ये देख रहे हैं आप, प्लस नजर आ रहा है आपको। इसको मैं जैसे ही दबाऊंगा मेरे पास एक एम्प्टी लेयर आ गई। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड के ऊपर ही एक लेयर है। अब जो भी सिलेक्शन हो रही है वो उस लेयर पे हो रही है। तो ये बैकग्राउंड पे अब काम नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड लेयर पे। अब जब मैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस से मैं कलर दूंगा तो ये
एक अलग लेयर पे, कंट्रोल डी से मैं डी सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं मूव टूल, जो दूसरा टूल है मेरा, मैं इससे मूव कर सकता हूं इसको। आप देख रहे हैं मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूं, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम एज इट। थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं एक और लेयर ले रहा हूं और मैंने सिलेक्शन ली है और मैं जो है वो एक सिलेक्शन ले रहा हूं और इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर करता हूं, येलो कलर कर देते हैं। ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन, सिलेक्ट जो किया था वो डी सिलेक्ट हो गया। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा वही लेयर मूव होगी। ठीक है, आप देखें मैं येलो को क्लिक कर रहा हूं लेकिन येलो मूव नहीं हो रही है। क्यों नहीं मूव हो रही है? क्योंकि सिलेक्ट कौन सी लेयर हुई पड़ी है? लेयर 1। मैं इसको डबल क्लिक करके रीनेम भी कर सकता हूं, जैसे कि मैं इसको रेड कलर दे रहा हूं और इसको मैं दे रहा हूं येलो कलर, और ये ताकि मेरी आसानी के लिए, लेयर मैनेजमेंट को समझने के लिए मैंने वेरी इजीली रेड लेयर और येलो लेयर। अब मैंने येलो लेयर को सिलेक्ट किया हुआ तो मैं रेड लेयर पे क्लिक कर लूं, लेकिन मूव कौन सी होगी? येलो लेयर होगी। वाई? क्योंकि सिलेक्ट कौन सी हुई पड़ी है? येलो। अगर मुझे रेड को मूव करना है तो मुझे रेड को क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं जो है वो एक और लेयर ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा और भी हम टेक्निक्स को समझ सकें। ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टेक्निक है, फोटोशॉप इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने इसको ब्लैक कलर दे देना है। अगेन ऑल्ट बैक स्पेस से कलर आएगा और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। अगर दोस्तों सिलेक्शन नहीं हुई पड़ी होगी, ये देखें जैसे सिलेक्शन नहीं हुई पड़ी, तो अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस को दबाऊंगा तो ये पूरे लेयर को ही ब्लैक कर देगा। आप देख रहे हैं? तो सिलेक्शन देना इसलिए जरूरी है कि आप एक पर्टिकुलरली पोर्शन ऑफ पिक्सल, ग्रुप ऑफ पिक्सल्स में ही उसको स्प्रे करें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं और ये 3 लेयर्स एक दूसरे के, कोई पीछे है, कोई सेंटर में है और कोई फ्रंट पे है। तो सबसे एडोब फोटोशॉप की जो सबसे क्रिएटिव चीज़ थी दुनिया में, जिसने इसको उरूज पे पहुंचाया, जिसने इसको कामयाबी दी, वो था लेयर सिस्टम। इससे पहले जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे उनमें लेयर सिस्टम नहीं होता था, बल्कि ऑब्जेक्ट सिस्टम होता था। आप कोरल ड्रॉ यूज़ करें या MS वर्ड यूज़ कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो या ग्राफिक्स के और कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें लेयर्स नहीं होती थी। उसमें ऑब्जेक्ट होता था, डायरेक्ट आप उसको सेंड बैकवर्ड, सेंड टू फ्रंट करते थे। तो उसमें प्रॉब्लम आती है। उसमें काम तो उसमें भी हो जाता है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं होती। एडोब ग्राफिक डिजाइनर्स जो एडोब फोटोशॉप की तरफ अट्रैक्ट हुए, उसकी बुनियादी वजह लेयर्स थी कि अब हम जितना भी काम करेंगे वो एक अलग लेयर पे होगा और जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज होंगे वो एक पर्टिकुलरली लेयर पे होंगे। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि ये ब्लैक लेयर जो है वो येलो के पीछे चली जाए तो मुझे लेयर को नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ब्लैक लेयर को नीचे लेकर आया तो ये सेंटर में आ गई। तो जो लेयर सबसे ऊपर होगी, जैसे येलो लेयर सबसे ऊपर है, वो सबसे आगे होगी। जो लेयर सबसे ऊपर होगी वही लेयर सबसे आगे होगी। और रेड लेयर हमारे पास सबसे नीचे है, आप देख सकते हैं, तो वो सबसे पीछे है। और बैकग्राउंड लेयर जो है वो उससे भी नीचे है, तो बैकग्राउंड लेयर उससे भी पीछे। तो अगर मैं चाहता हूं कि रेड लेयर को मैं ऊपर लेकर आऊं, मैं क्लिक करके ड्रैग करके इसको ऊपर लेकर आऊंगा। आप देख सकते हैं ये रेड लेयर आ गई। मैं चाहता हूं ब्लैक लेयर आ जाए, तो ये ब्लैक लेयर सबसे फ्रंट में आ गई। तो लेयर्स का सबसे अच्छी तरीका यही है। अच्छा, आप लेयर्स को एक तो सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, फिर ऑटो सिलेक्शन से भी आप मूव कर सकते हैं। मैं ऑटो सिलेक्शन नहीं यूज करता हूं क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इससे हमें लेयर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा राइट साइड पे डायरेक्ट लेयर खुद सिर्फ क्लिक करने से ही खुद ही सिलेक्ट हो रही है। आप देख रहे हैं, ब्लैक को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ब्लैक सिलेक्ट हो रही है, रेड को सिलेक्ट कर रहा हूं तो रेड, येलो को सिलेक्ट कर रहा हूं तो येलो। तो ये आप देख सकते हैं। और मैनिपुलेशन मैं इसको पीछे लेके जा सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, इसको आप यूज़ कीजिए। और ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है और मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ये रेक्टेंगल शेप है। मैं अगर चाहूँगा तो एक अलग लेयर लेके एक डिफरेंट कलर कर देते हैं, इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस से दोस्तों कलर आएगा, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होगा और मूव टूल से आप लेयर्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो मूव टूल है, ये क्योंकि हम इन दोनों टूल्स से हमने स्टार्ट किया है, सिलेक्शन टूल आपको समझ में आ गया है। ये हमारे पास सिंगल रो ऑफ पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगा और ये हमारे पास सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास सिंगल लाइन आ गई। इसी तरह मैं अगर रो को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो ये सिंगल रो को सिलेक्ट करेगा। ये जो मूव टूल, कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन खत्म कर देते हैं। ये जो मूव टूल है दोस्तों, मूव टूल से एक तो हम लेयर को मूव कर सकते हैं, दूसरा हम इसके अगर प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये देखें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। इट मीन्स मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। देख रहे हैं आप,
ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इससे पहले वाले जो वर्जन्स थे दोस्तों, उसमें हमें शिफ्ट को दबाना पड़ता था एस्पेक्ट रेशियो से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं है, खुद ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली हो रहा है। और अगर मैं विड्थ और हाइट को अलग से मूव करना चाहूँ तो तब भी एस्पेक्ट रेशियो से होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। मैं एंटर दबाऊंगा इसको और ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में और भी टेक्निक्स हैं, ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे हम, जैसे कि ये रोटेट करना है, मैं रोटेट कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं इसको बहुत सारी चीज़ें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि स्क्यू भी कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको हम आगे वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो मूव टूल आपको समझ में आ गया। अच्छा दोस्तों, इसी तरह मेरे पास अब जो टूल्स आ रहे हैं वो लैसो फैमिली है। लैसो फैमिली को ज़रा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं इन सारी लेयर्स को डिलीट करता हूँ। लेयर्स को डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको डस्टबिन में लेके जा सकते हैं, इसको बिन में लेके जा सकते हैं, और डिलीट के बटन को भी अगर आप दबा देंगे तो लेयर डिलीट हो जाएगी। हमारे पास दोबारा ब्लैंक फॉर्मेट आ चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड टूल, दैट इज लैसो फैमिली। और लैसो फैमिली में हमारे पास 3 टूल्स हैं, लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। तो लैसो टूल, लैसो फैमिली कैसे सिलेक्ट, ये भी दोस्तों सिलेक्शन की, मैंने आपको बताया था शुरू के जो टूल्स हैं वो सब सिलेक्शन के टूल्स हैं। तो ये हमारे पास शेप्स में सिलेक्शन कर रहे थे, ये हमारे पास माउस मूवमेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करके मैं मूव करूंगा तो ये देखें आप, एक पोर्शन सिलेक्ट हो रहा है, और ये हेड टू टेल यूज होता है। तो ये रैंडम एक पोर्शन देखें सिलेक्ट हो गया, और मैं अगर एक नई लेयर ले लूंगा यहाँ से, देखें न्यू लेयर आ गई है, और इसमें मैं ऑल्ट बैक स्पेस से कलर दे दूंगा, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, तो ये मेरे पास एक पोर्शन पिक्सल्स का सिलेक्ट होकर आ गया। आप देख सकते हैं, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास था लैसो टूल। और लैसो टूल में हमारे पास लैसो टूल के 2 बेटे हैं, एक पॉलीगोनल लैसो टूल और एक मैग्नेटिक लैसो टूल। इनकी कास्ट लैसो है, वालिद साहब इनके लैसो थे, तो पॉलीगोनल लैसो, मैग्नेटिक लैसो। लैसो का मतलब होता है भाई, मकसद होता है कि हेड टू टेल। तो ये हमारे पास रैंडमली मूव होता था। पॉलीगॉन्स में हम लाइंस में मूव करते हैं, आप देखें पॉलीगॉन्स बना रहा है ये, और ये ट्राइंगल अगेन हेड टू टेल है, लैसो है तो हेड टू टेल है, जहाँ से हेड था वहीं पे टेल हमें कनेक्ट करनी है। ये हमारे पास एक सिलेक्ट हो गया है। और अगर मैं इसको नई लेयर लूँगा तो ये ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, आप देख सकते हैं ये पॉलीगोनल लैसो टूल है। और इसमें मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, एक और लेयर ले रहा हूँ मैं, तो जितने आप पॉलीगॉन्स चाहें, लेकिन ये करता लाइंस में सिलेक्ट है। इसका भी बहुत ज़्यादा काम होता है, आगे जाके हम लोग इसको देखेंगे कि इसका भी, इस सिलेक्शन का भी बहुत ज़्यादा काम है। जो आज का इम्पॉर्टेंट टूल है वो है मैग्नेटिक लैसो टूल। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को समझते हैं। इससे पहले हमारे पास मैजिक टूल था, मैजिक फैमिली में, उसकी जगह हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया है। तो हम समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैग्नेटिक लैसो टूल हमें क्या हेल्प करते हैं। बेसिकली इमेज क्रॉपिंग, इमेज ग्राफिक्स डिजाइनिंग में इमेज एडिटिंग एक हमारे पास फील्ड होती है, जिसमें जो सबसे बुनियादी काम होता है वो इमेज क्रॉपिंग होता है। और इमेज क्रॉपिंग में हमारे पास ये 2 टूल्स, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैग्नेटिक लैसो टूल, और इसके साथ मास्किंग, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पिक्चर ओपन करते हैं, ओपन करता हूं मैं एक पिक्चर अपने कंप्यूटर से एक फाइल ओपन कर रहा हूं, और व्हाट आई एम डूइंग के ग्राफिक्स में जाके, और मैं कंप्यूटर से अपने एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारे फाइल्स हैं, तो व्हाट आई एम डूइंग के मैं वाइट बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, और मेरे पास बहुत सारे इमेजेस हैं। मैं ये वाली इमेज को ओपन कर रहा हूँ, अभी ये क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा इमेज ओपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लोड कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इमेज है जिसका वाइट बैकग्राउंड है, और मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास मैग्नेटिक लैसो टूल है। मैग्नेटिक लैसो क्या है कि ये कलर्स ऑफ पिक्सल पे अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, आपको पता है लैसो मैंने अभी आपको समझाया, तो वो हेड टू टेल काम करता है और माउस मूवमेंट पे काम करता है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और क्लिक करके मैंने छोड़ दिया, सिर्फ माउस को मूव कर रहा हूँ, तो ये उसकी एजेस को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है, हम देख सकते हैं।
ये सिलेक्ट कर रहा है। अगर ये सिलेक्शन मूव हो तो आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, जहाँ पे डी ट्रैक हो रही हो वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये उसकी एजेस को ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है पिक्सेल्स को। और अगेन मैंने आपको बताया था कि ये टूल जो है वो हेड टू टेल यूज होगा, तो हमें जहाँ पे इसकी हेड है वहीं पे जाके इसको फिनिश करना होगा। दोस्तों इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी हो सकती है, लेकिन क्योंकि मुझे अभी आपको जल्दी जल्दी समझाना है तो सिर्फ आप उसको समझिएगा, ठीक है। जैसे कि ये आप देखें कि बंदा फॉर एग्जांपल अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शूज़ में है और ये वाली पोर्शन भी है, इसको ही मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं बहुत इजीली अभी भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसके ऑप्शन में जा रहा हूँ और ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू सिलेक्शन मैंने की हुई है, मैं ऐड कर सकता हूँ बहुत सारे और पोर्शन अगर आपको करने हो, और मैं सबट्रैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो इसी में आ गया है। मैं चाहता हूँ उसको सबट्रैक्ट करूँ, तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसी सिलेक्शन से इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, मीन्स डिलीट कर रहा हूँ। आई एम डिलीटिंग दिस ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स फ्रॉम दिस इमेज। तो आप देखें अब ये बंदा जो है, ये इमेज जो पिक्सेल्स मैं चाहता था, रिक्वायर्ड पिक्सेल्स, वो सारे इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+C कॉपी की कमांड है, और मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा यहाँ पे और इसको पेस्ट कर दूंगा। ये एक अलग लेयर के साथ आप देख सकते हैं ये आ गया है। मैं बैकग्राउंड को थोड़ा कलर और चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा इसको ग्रेश कर देते हैं कि आपको समझ में आया। आप देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड को और भी कलर्स दे सकता हूँ, जैसे कि मैं येलो देना चाहता हूँ तो मैं येलो कलर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि वेरी इजीली मैग्नेटिक टूल से मैंने इस बंदे को सिलेक्ट करके एक बैकग्राउंड पे लेकर आ गया और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। मूव टूल से मैंने आपको बताया था शुरू में, मूव टूल से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। आप देख सकते हैं फिर इस लेयर की मैं कॉपीज़ ले सकता हूँ, क्योंकि मैं टूल्स एंड टेक्निक्स भी आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और इस न्यू लेयर पे जाके इसको छोड़ दूंगा तो इसकी कॉपी आ जाएगी। एक तो ये तरीका है, दूसरा Ctrl+J है हमारे पास, Ctrl+J से हमारे पास कॉपीज आ जाएंगी। देखें तीसरी कॉपी आ गई है, आप देख सकते हैं। Ctrl+J दबाते जाएँ तो आपके पास और कॉपीज़ आती जाएंगी। Ctrl+J इज़ द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट अ लेयर। जितनी दफ़ा मैं Ctrl+J दबाता जाऊँगा उतनी लेयर्स हमारे पास आती जाएंगी। तो इस तरह आप और भी इमेजेस लेकर आ सकते हो और इसको और भी फिनिशिंग मोड में और इफेक्ट्स भी दे सकते हो। तो दोस्तों एक तो तरीका ये था, मैं इन सारी लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट दबा के मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास इमेज है, मैं वापस जा रहा हूँ और सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, Ctrl+D। तो अब मेरे पास लैसो टूल, आपको तीनों समझ में आ गए, मैग्नेटिक, पॉलीगोनल और लैसो। अब हम जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ। क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड भी इसको भी देख लेते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग टूल जो है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। और मैं न्यू सिलेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन और मैं चाहूँ तो इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। तो मैं रेक्टेंगल में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद जो है वो डिटेक्ट करे कि उसको क्या सिलेक्ट करना है। तो मैं इस बंदे के इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और आप ज़रा देखिएगा कितना पावरफुल टूल है ये। थोड़ा एनालाइज करेगा ये इसको और थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। और आप देखें कि जो मैग्नेटिक टूल में मैंने मेहनत की थी वो डायरेक्टली उसने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आप देखें इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और शूज़ आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये पोर्शंस मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा और ये मैंने देखें इसमें से रिमूव कर दिया। रिमूव सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को मेक श्योर कीजिएगा आपने क्लिक किया वो। मैं चाहता हूँ कि ये वाला पोर्शन भी रिमूव हो, तो आप नोट कीजिएगा ये उसने सिलेक्शन को फाइन कर लिया। और ये वाला पोर्शन मैं चाहता हूँ ऐड हो, ये शूज़ इसने छोड़ दिए हैं तो मैं ऐड टू सिलेक्शन, ये वाला ऐड टू सिलेक्शन आप देखें ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं बोल रहा हूँ भाई ये जूता जो है वो सिलेक्ट करना था, तो मैंने रेक्टेंगल सिर्फ बनाना है और ये ऑटोमेटिक आपका काम करेगा। वो लोग जो अपना काम थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स को उन्होंने जल्दी जल्दी लगाना होता है, उनके लिए एडोब फोटोशॉप ने बहुत ही काम आसान कर दिया है, ईजी कर लिया है। तो आप देखें कि ये सिलेक्शन हो चुकी है। मैं इसको Ctrl+C कर रहा हूँ और मैं इसको लेके जाके यहाँ पे Ctrl+V कर रहा हूँ। तो ये देखें दोनों तरीकों से, वो तरीका भी और ये तरीका भी, दो मैग्नेटिक टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन दोनों से आपने सिलेक्ट कर लिया है।
तो इसी तरह सेम एज इट कंट्रोल डी दबा रहा हूँ मैं ताकि सिलेक्शन ख़त्म हो। क्विक सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन से आप पोर्शन ऑफ पिक्सल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐड टू सिलेक्शन, जितनी बार भी करते जाएंगे ये ऐड टू सिलेक्शन को क्लिक किया हुआ है। और इसी तरह सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन अगर मैं करूँगा तो ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पिक्सल को सब्ट्रैक्ट कर लेगा। फेस को ब्राइट करना है, हैंड्स को सिलेक्ट करना है, ऐड कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है वो क्रॉप टूल है, और क्रॉप टूल पहले भी वर्जन्स में यूज़ होता रहा है, और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वर्क स्पेस है और मेरा प्रोजेक्ट फाइल है ये, मैं चाहता हूँ इसमें से सर्टन पोर्शन जो है मैं इसको एज अ अपना प्रोजेक्ट सेव करना चाहता हूँ। मैं इसको साइज़ जो है वो चेंज कर सकता हूँ बाय द क्रॉप टूल, और मैं चाहता हूँ कि ये इतना पोर्शन जो है वो क्रॉप हो जाए। मैं एंटर दबाऊँगा, ये मेरा जो प्रोजेक्ट साइज़ है जो लैंडस्केप में था वो पोर्ट्रेट साइज़ में आ चुका है, और मैं इसको सेव कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड से मैं अंडू करूँगा इसको। और इसी टूल के साथ हमारे पास एक और टूल है जो कि पर्सपेक्टिव टूल है, और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड्स में, जैसे कि ये हमारे पास एक इमेज है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जैसे वॉल है हमारे पास, एक पोर्शन है, ये पर्सपेक्टिव, इसके ऊपर मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ तो मैं इसको स्क्यू कर सकता हूँ, और ये पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था। फ़ोटोशॉप CC 2020 में हमारे पास ये ऐड अप हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन मेरा जो है मुझे मिले। मैंने एंटर दबाया और ये पोर्शन मेरे पास क्रॉप होके आ गया, मैं इस पर एडिटिंग कर सकता हूँ। और इसी तरह इसमें और भी टूल्स हैं, जैसे स्लाइस टूल्स हैं, ये हमारे पास पहले भी वर्जन्स में होते थे। हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें हमें लिंक्स देने होते हैं, हाइपर लिंक्स देने होते हैं, पोर्शंस बनाने होते हैं, तो ये कंप्लीट वेब ग्राफिक्स का पोर्शन है एडोब फोटोशॉप में, और इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल होगा तो उसमें हम स्लाइस टूल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। एक और हमारे पास टूल है जो कि फ्रेम टूल है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि अगेन वही इमेज ले लेते हैं हम, और मैं ये इमेज लेकर आना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। क्लिक करके ड्रैग करके लेकर आएंगे, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लेकर आना चाहता हूँ, और ये पूरी इमेज मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये एक सर्टेन फ्रेम में आए। तो मैं फ्रेम टूल को क्लिक करूँगा और एक फ्रेम बनाऊँगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये इतना पोर्शन बस आए। तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि मैंने सर्कल सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ से, तो ये सर्कल में आया है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैं रेक्टेंगल पोर्शन में लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इतना पोर्शन आए। ये सही है। तो आप देखें कि ये फ्रेम में तब्दील हो चुका है, और हम इसको सेट भी कर सकते हैं इमेज का कौन सा पोर्शन फ्रेम में आना चाहिए। तो दिस इज़ बेटर, और मैं बैकग्राउंड को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये जो पूरी पिक्चर थी अब वो सिर्फ एक सर्टेन फ्रेम में आई है। सेम एज इज़ इट जो है, मैं दोबारा इसको लेकर आता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको हम फ्रेम देते हैं सर्कल में, और मैं चाहता हूँ कि ये बस इतना पोर्शन ही आए। तो आप देखें कि ये सर्कल फ्रेम में हमारे पास खुद ही ऐड अप हो चुका है, और इसको हम मूव भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको, और इसको हम मूव भी कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें इसको रखना है। तो ये फ्रेम हम पहले मैन्युअली काम करते थे, अब ये ऑटोमेटिक आप कर सकते हो जस्ट इन क्लिक्स। ये हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है। आप कोई भी पिक्सल सेलेक्ट करना चाहो, आपको इस बॉक्स में कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। आप इमेज में से कोई भी कलर अगर लेना चाहो पिक्सल, तो आप वेरी इजीली कलर सेलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आई ड्रॉपर टूल। इसके बाद हमारे पास जो है वो हीलिंग टूल है। इसको भी हम इमेज एडिटिंग में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। इसका सिर्फ पर्पज़ आपको बता देता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर सकें। ज़ाहिर सी बात है, इसका अलग से एक ट्यूटोरियल होगा इमेज एडिटिंग का, उसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये करता क्या है कि आपके जो स्किन या आपके आसपास के जो पिक्सेल्स हैं
वो डिटेक्ट करके और स्किन टोनिंग में हेल्प करता है इमेज एडिटिंग के फील्ड में। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी थोड़ी स्किन टोनिंग हो जाए, तो मैंने पोर्शन को सिलेक्ट किया और आप देखेंगे कि आसपास के पिक्सेल्स को उसने डिटेक्ट करके और हील कर लिया। तो ये हीलिंग टूल है हमारे पास। थोड़ा सा इसको रैंडम यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये देखिएगा आसपास के पिक्सेल्स को मैनिपुलेट करेगा और इसका डिटेल का इस्तेमाल हम करेंगे इमेज एडिटिंग में। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z अगेन। और ये हमारे पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल जो है हमारे पास फ़ोटोशॉप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये ब्रश है और इसका जो प्रॉपर्टीज़ में आप ब्रश स्ट्रोक्स चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक्स हैं अवेलेबल हैं, हम अभी यही ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ओपेसिटी है, फ्लो है। तो ये ओपेसिटी क्या होती है बेसिकली? ओपेसिटी आप बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ओपेसिटी आर्ट की टर्मिनोलॉजी होती है। और अगर आपने कभी पेंट किया हो तो आप ब्रश स्ट्रोक को कलर में जब डिप करते हैं तो आप जब उसको पेंट करते हैं तो वो बहुत ही डेंस, बहुत ही गाढ़ा पेंट हो रहा होता है। मैं कोई कलर ले लेता हूँ ब्रश स्ट्रोक के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर ले लेता हूँ पेंट करने के लिए। तो आप ये देखें कि बहुत ही गाढ़ा पेंट हो रहा है और इतना कि पीछे वाली जो पिक्चर के पिक्सेल्स हैं वो हाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा, ओपेसिटी का मतलब होता है आर्ट की टर्मिनोलॉजी में कि जब आप कलर में पानी डिप करते हैं तो वो थोड़ा सा डिम होता है, थोड़ी सी उसकी डेंसिटी कम होती है, मध्यम सा होता है। और आप ये देखें कि ये कम ओपेसिटी के साथ हमें पिछले पिक्सेल्स, जो पीछे वाले पिक्सेल्स हैं, वो थोड़े नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे ही जैसे टिंटेड ग्लासेस होते हैं। और ओपेसिटी जितनी कम करते जाएंगे तो इसका मतलब होता है कि पानी कलर में और ज़्यादा होता है। तो ये डिजिटल फॉर्म में हमारे पास ओपेसिटी इस तरह काम करती है। अगर मैं ओपेसिटी इसकी फुल कर दूंगा तो ये फुल गाढ़ा डेंस कलर जो है वो पेंट करेगा। तो इसके ब्रश स्ट्रोक्स मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे हैं। आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे आपको ब्रश स्ट्रोक्स मिलेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के मिलेंगे। जैसे कि ये ब्रश टिप्स होती हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसका जो ब्रश साइज़ है वो राइट ब्रैकेट जो कीबोर्ड में है उससे साइज़ इंक्रीज़ होता है और लेफ़्ट ब्रैकेट से इसका साइज़ कम होता है ब्रश स्ट्रोक का, आप देख सक रहे हैं। और इसका साइज़ आप यहाँ से भी जाके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ, आप देखें ये एक बड़ी क्रिएटिव ब्रश स्ट्रोक में इसको पेंट कर रहा है। और बहुत सारे और भी ब्रश स्ट्रोक्स हैं, आप जाएंगे तो ये सारे ब्रश स्ट्रोक्स आप एक्सप्लोर कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। क्रिएटिव सारे ब्रश स्ट्रोक्स हैं। इसके बाद हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है और इसका भी बहुत ज़्यादा इमेज मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक इमेज है और हम चाहते हैं कि इसकी डुप्लिकेशन में हम इसको ब्रश करें। याद रखिए ये डुप्लिकेशन सारी ब्रश फॉर्मेट में हो रही है। तो अभी हमें इसकी एक कॉपी लेनी पड़ेगी। कॉपी लेने के लिए हम ऑल्ट दबा के, और ये देखें स्टैम्प है, ये क्लोन करेगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला पोर्शन जो है वो क्लोन करना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करूँगा, ये क्लोन हो चुका है। आप देखें ये साथ साथ मूव कर रहा है और जहाँ पे मैं चाहूँगा इसको मैं ब्रश कर सकता हूँ वेरी इजीली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इसको, या फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि थोड़ा और क्रिएटिविटी हम कर सकें। मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया और मैं ऑल्ट दबा के क्लिक कर रहा हूँ और मैंने ये कॉपी ले ली है और मैं यहाँ पे इसको स्प्रे कर रहा हूँ। तो आप देखें कि ये एक क्लोनिंग इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि ब्रश की मदद से हो रहा है। तो आप इस तरह पिक्सेल्स को कॉपी करके और ब्रश के ज़रिए स्प्रे कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पे कलर पेंट करते हैं हम पेंट ब्रश से, वहीं पे हम पिक्सेल को पेंट करते हैं क्लोन टूल की मदद से। तो ये भी ब्रश है, वो भी ब्रश है, वो कलर पेंट करता है, ये पिक्सेल्स कॉपी करके और पेंट करता है। याद रखें ऑल्ट दबा के आपने जो है वो कॉपी करना है।
तो ये इस तरह से इमेज मैनिपुलेशन में हमें हेल्प करेगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। इसी तरह हमारे पास हिस्ट्री टूल है। हिस्ट्री टूल क्या करता है, बहुत ही इजी टूल है। जैसे कि हमने ये काम किया, हम चाहते हैं कि ये काम दोबारा वापस जैसा ये अपनी असल हालत में था शुरू में वहाँ पे चला जाए। तो मैं चाहता हूँ ये वाला काम मेरा वापस चला जाए, तो मैं यहाँ पे पेंट करूँगा तो ये दोबारा से जहाँ जहाँ से मैं पेंट करता जाऊँगा ये अपनी एक्चुअल हालत में आता जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं सारे को पेंट कर दूँगा तो दोबारा ये अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसमें वापस आ चुका है। तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल है, इसको आप यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा इरेज़र टूल है, और इरेज़र के लिए मैं एक इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूँगा तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। और आप देखेंगे एक अलग लेयर की सूरत में आई है। तो ब्रश टूल भी, ये इरेज़र टूल भी हमारा ब्रश के फॉर्मेट में ही इरेज़ करता है, और जैसे जैसे मैं जिन पिक्सेल्स को लेयर में से चाहूँगा इरेज़ कर सकता हूँ, अगेन इन ब्रश स्टाइल। और इमेज एडिटिंग में इरेज़र टूल का बहुत इस्तेमाल होता है, और आप इस तरह से पिक्सेल्स को, अनवांटेड पिक्सेल्स को इरेज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये ब्रश फॉर्मेट में है तो इसके ऊपर वो सारे ब्रश टिप्स अप्लाई होंगे जो ब्रश टूल में होते हैं। मैं ये वाली ब्रश टिप चूज़ कर लेता हूँ और मैं इसको इस तरीके से इरेज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, और क्योंकि ब्रश की तरह से ही इरेज़र अप्लाई होता है तो इस पर ब्रश टिप्स और ब्रश की सारी टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये था हमारा ब्रश टूल, और अब हम मूव करेंगे अपने कलर फिलिंग टूल की तरफ। तो मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास सेकंड टूल है, ग्रेडियंट पेंट बकेट। और पेंट बकेट क्या होता है कि हम कोई भी कलर चूज़ कर लेते हैं, और जैसे कि मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया और इस पेंट बकेट से मैं क्लिक करूँगा तो ये लेयर में कलर पेंट कर देगा। और अगर मैं मुख्तलिफ़ कलर्स का ब्लेंड देना चाहूँगा तो मैं ग्रेडियंट यूज़ करूँगा। दोस्तों, ग्रेडियंट का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज ऑफ कलर्स, यानी कि कलर्स का आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज तब्दील होना ग्रेडियंट कहलाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। मैं अपना प्रीसेट भी बना सकता हूँ। ये मेरे पास देखें कुछ प्रीसेट्स बने पड़े हुए हैं। मैं इनको क्लिक करके, जैसे ब्लूज़ के हैं, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया बनाया, और अगेन मैं ओके कर रहा हूँ उसको। ग्रेडियंट टूल हमारे पास सिलेक्टेड है, और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्रेडियंट को अप्लाई करने के, लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्शन और डायमंड शेप। तो हम लीनियर में जा रहे हैं। लीनियर एक लाइन में हमारे पास ग्रेडियंट अप्लाई करेगा। मैं इसको डायगोनल भी अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए आप, 2 कलर्स का ये चेंजिंग है जो अप्लाई हो रही है, और ये रेडियल है। तो मैं अपना कलर प्रीसेट भी बना सकता हूँ। मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये देख रहे हैं आप, 2 कलर बटन्स हैं। मैं इनको क्लिक करके और अपना पसंद का जो है वो ग्रेडियंट भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक येलो कलर ले लिया और एक तरफ मैंने ले लिया रेड कलर, लाइक दिस। ओके, और ये अगेन 2 कलर का है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ये रेडियल फॉर्म में आ जाएगा, और इसी तरह ये एक एंगल में कन्वर्ज होंगे सारे, एंड सिमिलरली रिफ्लेक्शन, और फिर हमारे पास है डायमंड। तो ये ग्रेजुअल चेंज ऑफ कलर्स है। मैं एक से ज़्यादा कलर भी दे सकता हूँ। आप इनके बीच में कहीं पे भी क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करके आप कलर चेंज कर दीजिए इसका। और ये लीनियर फॉर्मेट में मैं ले रहा हूँ, तो आप नोट करें कि ये 3 कलर का बन गया। इसी तरह 4 कलर का, 5 कलर का, 6 कलर का बना सकते हैं। रेडियल फॉर्म में बना सकते हैं, लाइक दिस। और इसी तरह दोस्तों हमारे पास ये कुछ इमेज एडिटिंग के टूल्स हैं। इसके लिए मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, लाइक दिस। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये ब्लर है, और अगेन ये ब्रश के फॉर्म में यूज़ होगा, और जहाँ पे मैं
स्प्रे करता जाऊंगा तो ये देखें उस पोर्शन को, उस पिक्सेल्स को ये ब्लर कर रहा है। और इसी तरह हमारे पास शार्पन टूल है, ब्लर का ऑपोजिट शार्प होता है। मैं इधर स्प्रे करूंगा तो देखें ये पिक्सेल्स को शार्प कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास जो थर्ड टूल है दैट इज स्मच टूल, ये पिक्सेल्स को मूव कर रहा है, देख रहे हैं। मैं पिक्सेल्स को मूव कर सकता हूँ, स्मच कर सकता हूँ। तो अगेन सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये इमेज एडिटिंग में यूज़ होते हैं। ये तीन फैमिली है, ब्लर, शार्प और स्मज। अगेन ये ब्रश की टेक्निक में यूज़ होते हैं, ब्रश टूल्स ही हैं। और सिमिलरली हमारे पास एक और फैमिली है जो कि कलर्स के ऊपर काम करती है, डॉज टूल। मैं इसको हिस्ट्री टूल से थोड़ा सा वापस अपने इमेज को लेकर आ रहा हूँ। हिस्ट्री टूल से मैं अपने इमेज को ब्रश की मदद से जो मैंने चेंजिंग्स की थी उसको वापस मैं ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आया। और अगेन मैं इस फैमिली को अब एक्सप्लोर कर रहा था। तो ये डॉज टूल है, ये क्या करता है, पिक्सेल्स को ब्राइट करेगा। और इमेज एडिटिंग और इमेज मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसको। जहाँ जहाँ से मैं स्प्रे करता जाऊँगा वो पिक्सेल्स अगर रेड होंगे तो और लाइट रेड होते जाएंगे, ब्लू होंगे तो और लाइट ब्लू होते जाएंगे, लाइट करता जाएगा, ब्राइट करता जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू हो गया। और इसी तरीके से मेरे पास सेकंड टूल है, ये इसका ऑपोजिट है, ये बर्न करेगा। जहाँ जहाँ से मैं स्प्रे करूँगा तो ये उन पिक्सेल्स को और डार्क करेगा, बर्न करेगा। सिमिलरली मेरे पास स्पॉन्ज टूल है, ये क्या करेगा, ये कलर्स को रिमूव करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैं स्प्रे कर रहा हूँ वहाँ से कलर रिमूव होके ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में पिक्चर आ रही है। तो इसको आप यूटिलाइज़ करें, फिर इसको एक क्रिएटिव ट्यूटोरियल के ज़रिए हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इनका असल में काम होता क्या है। तो दोस्तों ये दो फैमिलीज़ आपको समझ में आ गई, तीन। ये हमारे पास पिक्सेल्स और ये हमारे पास पिक्सेल्स के कलर को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो इनको आप यूज़ कीजिए और क्रिएटिवली एक्सप्लोर कीजिए, किसी की तस्वीर बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो पेन टूल है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा पोर्शन हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, जिसमें पेन टूल भी आ जाता है और टेक्स्ट टूल भी आ जाता है और बहुत सारी शेप्स भी हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं, बनी हुई और ऑलरेडी बनी हुई शेप्स हैं। ये सब वेक्टर ग्राफिक्स कहलाती हैं। तो थोड़ा प्रोसेस करेगी और ये शेप बन जाएगी। हमारे पास ये शेप बन चुकी है, हम इसको मूव कर सकते हैं। दोस्तों वेक्टर ग्राफिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफिक्स में दो किस्म की हम काम करते हैं, एक वेक्टर ग्राफिक्स होती है और एक रास्टर ग्राफिक्स होती है। दो टाइप्स होती हैं। जो रास्टर ग्राफिक्स होती है वो इमेजेस होती हैं जो कैमरा से कैप्चर होती हैं और हम उसको सॉफ्टवेयर में लेकर आते हैं, या इंटरनेट से बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं और हम सॉफ्टवेयर पे लेकर आते हैं। तो वो हमारे उसमें हम सिर्फ चेंजिंग्स ही कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। वो क्रिएट फोटोशॉप में नहीं होती हैं। जो वेक्टर ग्राफिक्स होती है वो क्रिएट ही फोटोशॉप में होती है। जैसे कि ये शेप हमारे पास फोटोशॉप में ही क्रिएट की गई है। तो आप देखते होंगे जितने भी लोगोज़ हैं वो सारे वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, जितने भी कार्टून्स होते हैं वो सारे वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं, जितने भी शेप्स होती हैं वो सारी वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं। तो क्योंकि मैं भी सिर्फ आपको टूल्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसका पूरा लोगो डिज़ाइनिंग का हमारे पास ट्यूटोरियल होंगे जो कि चेन ऑफ ट्यूटोरियल्स होंगे और उसमें हम वेक्टर ग्राफिक्स को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ समझनी है कि जो वेक्टर ग्राफिक्स है वो भले पेन टूल से खुद शेप बनाना हो या ये जो बनी बनाई शेप्स हैं, जैसे इसमें और भी शेप्स हैं, हम एलिप्स भी ले सकते हैं। और मैंने एलिप्स ड्रॉ किया और यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करूँगा जैसे ये प्रोसेस हो जाएगी। ओके, तो और भी हमारे पास शेप्स हैं, जैसे कि कस्टम शेप्स में हम जाएंगे तो बहुत सारी शेप्स हैं हमारे पास, प्रीसेट्स और भी पड़े हुए हैं। ये सारे कंप्यूटर में ही बने हुए हैं, ये ऑलरेडी पेन टूल से बने हुए हैं। हम खुद भी ये शेप्स बना सकते हैं। आप देखें ये पूरी शेप ट्री की सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, लेकिन हम खुद भी बना सकते हैं। मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। ये आप सब देखिएगा, प्रीसेट्स में जाके कस्टम शेप्स में आप क्लिक करेंगे, शेप्स ऑलरेडी जो बनी बनाई हैं
उसमें कस्टम शेप्स में आप जाएंगे, बहुत सारी आपको प्रीसेट्स मिलेंगे। और इसी तरह पेन टूल से हम खुद शेप्स बना सकते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में सबसे जो मुश्किल चीज़ है दोस्तों वो पेन टूल है। अगर आपको पेन टूल आ गया तो बाकी सारे टूल्स तो वैसे ही आपको आ जाने हैं, लेकिन बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो चोरी करते हैं और वो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं पेन टूल को, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता। तो दोस्तों अगर आपने फ़ोटोशॉप में ग्रेप हासिल करनी है अच्छे से और एक्सपर्ट बनना है तो पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट होगा ना, भले वो सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स करे, आर्ट करे या कहीं और करे, तो आपको एक बात बताएगा कि अगर आपको एक अच्छी ड्राइंग बनानी है तो आपने लाइंस और कर्व्स पे कमांड हासिल करनी है, मींस लाइन बनाना और कर्व बनाना। तो पेन टूल का काम ही बेसिकली दोस्तों क्या होता है, लाइन और कर्व, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो थोड़ा सा रैंडमली हम काम करते हैं। यहाँ से आप मेक श्योर कीजिएगा कि शेप सिलेक्टेड हो, पाथ से हम सिलेक्शंस दे सकते हैं। तो हम शेप बनाने जा रहे हैं। एंकर पॉइंट्स के ज़रिए शेप बनती है, आप देख रहे हैं लाइंस के ज़रिए मैंने एक शेप बनाई है, ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं परफेक्शन के साथ काम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल से एंकर पॉइंट बनाऊंगा और शिफ्ट दबा के जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। इसी तरह नीचे दोबारा शिफ्ट दबा के क्लिक करूँगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। और जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे फिनिश करेंगे ताकि शेप कंप्लीट हो। और इसको हम और भी चेंजिंग्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक्स है तो आप इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं। मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो राइट क्लिक करके ऐड एन एंकर पॉइंट कर दूँ और ऐड एन एंकर पॉइंट कर दूँ। एंकर पॉइंट्स हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको एक छोटा सा लोगो बना के दिखाऊँ ताकि आपको पेन टूल कुछ समझ में आ सके। मैं और परफेक्शन से के साथ काम करना चाहता हूँ तो मैं ग्रिड्स का यूज़ करूँगा। एडोब फोटोशॉप में आप व्यू में जाएंगे, शो में जाएंगे और ग्रिड्स को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की ग्रिड्स आ जाएंगी। दोस्तों बचपन में आपने काम किया होगा कि आप जब लाइन सीधी करना चाहते हैं तो स्केल का यूज़ करते हैं। सेम एज फोटोशॉप में जब आप एक्यूरेट लोगोज़ बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपने ग्रिड्स का इस्तेमाल करना है। मैं पेन टूल ले रहा हूँ और मैं एक इसकी ग्रिड बॉक्स की तरफ जूम कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक तिरछा बॉक्स बनाऊँ। तो मैं ग्रिड्स के पॉइंट्स को यूज़ करूँगा और मैं एक लेग इसकी एक बॉक्स पीछे करूँगा क्योंकि मैं तिरछा बॉक्स बनाना चाहता हूँ। यहाँ से भी मैं एक बॉक्स पीछे क्लिक करूँगा और जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे फिनिश करेंगे तो ये लूप कंप्लीट होगा। अब ये देखें हमारे पास लाइंस हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपने ग्रिप हासिल करनी है पेन टूल पे तो लाइन और कर्व्स भी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कर्व्स ऐड हो, लाइन तो मुझे आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा पेन टूल पे और कन्वर्ट पॉइंट के ज़रिए मैं जो है वो ये वाली लाइन में सीधी करना चाहता हूँ। तो मैं क्लिक मैंने दबाया हुआ है और मैं मूव कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा ये मेरे पास शेप कन्वर्ट होती जाएगी। मैं क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें। तो कर्व को अगर हम जूम करके काम करेंगे तो और क्रिएटिवली काम कर सकते हैं पेन टूल के ऊपर। ये मेरे पास मैं कर्व्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और अच्छे से। सेम एज इट मैं यहाँ से भी कर्व लेकर आना चाहता हूँ। ये वाला पोर्शन मैंने स्ट्रेट रखा, ये स्ट्रेट हो गया है और यहाँ से मैं कर्व उठा रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। दोस्तों क्लिक नहीं छोड़ना है आपने। और ये मेरे पास मेरी एक शेप बन गई है। मैंने एक शेप बनाई है और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। दोस्तों वेक्टर ग्राफिक्स की एक और ख़ास बात है कि आप इसका साइज़ जितना भी इंक्रीज़ करेंगे क्वालिटी इसकी ख़राब नहीं होगी। तो मैंने एंटर दबा दिया और मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा और इसी तरह मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ और इसको मूव कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको ट्रांसफॉर्म करूँ। तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करूँगा और ट्रांसफॉर्मेशन में मैं ऐड करूँगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसको एक दफ़ा पलटाऊँगा हॉरिजॉन्टली और एक दफ़ा वर्टिकली फ्लिप देंगे हम। एंटर दबाऊँगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हो गई। इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ और इसकी एक और कॉपी लूँगा। तो ये हमारे पास विंडोज़ का लोगो थोड़ा सा बन गया। इसमें और भी हम एक्यूरेसी लेकर आ सकते हैं। ये विंडोज़ का पुराना वाला लोगो है जिसमें मैंने इसलिए चूज़ किया कि इसमें कर्व्स भी हैं और सीधी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस भी हैं।
तो दोस्तों ये हमारे पास एक लोगो बन गया विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, जिसमें हमने लाइंस और कर्व्स दोनों के ऊपर काम किया। मैं इन सारी लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के आप सारी लेयर्स को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेयर पैनल में और उनको एक साथ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हो गए। जब आपका काम हो जाए तो आप ग्रिड्स को ख़त्म भी कर सकते हैं। शो में जाएंगे, ग्रिड से टिक हटा देंगे, ग्रिड्स फिनिश हो गई। अब हमारे पास जो टूल है वेक्टर ग्राफिक्स में वो है टेक्स्ट टूल। और टेक्स्ट टूल जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत ही की रोल प्ले करता है आपके काम करने के लिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास एक प्रीसेट आ रहा है, इसको मैं नाम चेंज करूँगा, अपना ही नाम दे देता हूँ मैं, सैयद कुमैल हसन। ये मैंने टाइप कर दिया है। मैं मूव टूल से इसको जो है वो सेंटर ओरिएंटेड करूँगा। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट टूल को क्लिक करूँगा और मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं वेरी इजीली कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे रेड देना है, ठीक है। और इसी तरह मैं अगर एक एक वर्ड को सिलेक्ट करूँ तो उनका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपने सिलेक्ट उस वर्ड को करना है जिसका कलर चेंज करना है। और इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 3 किस्म के कलर एक ही सेंटेंस में आ गए हैं। और इसी तरह आप और भी चेंजिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर ऑप्शन में आप देखें फ़ॉन्ट है हमारे पास बहुत सारे। ये वाला फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ। और ये हमारे पास टेक्स्ट के और भी ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर सकता हूँ। अब देखें फ़ॉन्ट साइज़ कम हो रहा है। और ये हमारे पास लेटर स्पेसिंग है, इनको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देख रहे हैं आप। और इसको मैं बैक स्पेस कर लेता हूँ, दोबारा टाइप कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ से आप स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह और भी ऑप्शंस हैं, ये सब हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे जब हम टाइपोग्राफी सीखेंगे। और टाइपोग्राफी ग्राफिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मैंने सारे टूल बॉक्स में आपको ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें मैंने इमेज एडिटिंग, इमेज क्रॉपिंग सिखाना है आपको। फिर हमारे पास ब्रश टूल्स हैं जिसमें इमेज एडिटिंग सिखाना है। और फिर ये हमारे पास पेन टूल है जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग, और टेक्स्ट टूल के ज़रिए हम टाइपोग्राफी। ये सब ट्यूटोरियल्स अलग अलग हैं। आज का मकसद सिर्फ आपको टूल से इंट्रोड्यूस कराना है ताकि आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें। और जब मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मुझे भी समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े और आपको समझ में चीज़ें आ रही हों। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम क्रिएटिव, क्योंकि ये अभी बेसिक ट्यूटोरियल है और आगे जाके हम क्रिएटिविटी के ऊपर काम करेंगे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और उसमें अगर जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी टूल्स की और इंटरफेस की और सॉफ्टवेयर को समझने की, तो उनको काफ़ी मुश्किल आएगी, उनके ऊपर से चीज़ें जा रही होंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे तमाम व्यूवर्स को ये सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल लगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इट्स वेरी ईजी। और मैं हमेशा से ये कहता हुआ आ रहा हूँ, जैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका ग्राफिक्स की फील्ड में इंटरेस्ट हो, नहीं। अगर आप अपने ख्यालात को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ज़रूरी है। पहले हमारी जनरेशन जो है वो आइडियाज़, ख्यालात, नज़रियात को पेश करने में बहुत ही पीछे है बाकी दुनिया एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी जो न्यू जनरेशन आने वाली है वो इस चीज़ से महरूम रहे। मैं चाहता हूँ कि वो अपने ख्यालात, नज़रियात और आइडियाज़ को भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने रखे, क्योंकि इसी चीज़ से आप कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। इन शॉर्ट एडोब फोटोशॉप बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। अपने होस्ट कुमैल शाह को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ।